दोस्तों, स्फिंक्स प्राचीन मिस्र की एक ऐसी संरचना है जो अपने अंदर पिछले हजारों सालों से कई राज छुपाए हुए है और दुनिया भर के पुरातत्ववेत्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किए हुए है। क्या स्फिंक्स दुनिया की एक अकेली संरचना है या फिर ऐसी और संरचनाएं हैं? क्या प्राचीन मिस्रवासियों का भारत से कोई संबंध था? चलिए देखते हैं। बलूचिस्तान, जो कभी प्राचीन भारत का हिस्सा था, उसके मकरान तट रेखा के उजाड़ चट्टानी परिदृश्य के भीतर छिपा हुआ एक वास्तुशिल्प है जिसे सदियों से अनछुआ और अनदेखा किया गया, जिसे कहते हैं बलूचिस्तान स्फिंक्स। 2004 में मकरान तटीय राजमार्ग खुलने के बाद ही यह लोगों की नजरों में आया। यह हिंगोल नेशनल पार्क में स्थित है। बलूचिस्तान स्फिंक्स को प्राकृतिक घटना से बना हुआ स्ट्रक्चर ही बताया जाता रहा है, हालांकि साइट पर कोई पुरातात्विक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। यदि हम स्फिंक्स की विशेषताओं के साथ साथ इस स्ट्रक्चर की विशेषताओं को मिलाते हैं तो ये मिस्र के स्फिंक्स से पूरी तरह से मैच होता है। इस आधार से स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसे प्राकृतिक बलों द्वारा आकार दिया गया है, बल्कि पूरी साइट एक विशाल रॉक कट वास्तुशिल्प परिसर की तरह दिखती है। मूर्तिकला पर एक नजर डालने से पता चलता है कि स्फिंक्स में एक अच्छी तरह से परिभाषित जबड़ा है और स्पष्ट रूप से चेहरे की विशेषताएं जैसे आंखें, नाक और मुंह हैं, जिन्हें एक दूसरे के सही अनुपात में रखा गया है। स्फिंक्स एक हेडड्रेस में सजाया गया प्रतीत होता है, जो मिस्र के फिरौन की नेम्स हेडड्रेस से काफी मिलता जुलता है। नेम्स हेडड्रेस एक धारीदार हेडक्लॉथ है जो मुकुट और सिर के पीछे को कवर करता है। इसमें दो बड़े विशिष्ट फ्लैप हैं जो कानों के पीछे और दोनों कंधों के सामने लटकते हैं। कान फ्लैप को बलूचिस्तान स्फिंक्स पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। स्फिंक्स में माथे के पार एक क्षैतिज नाली होती है जो फेरोनिक हेडबैंड से मेल खाती है, जो नेम्स हेडड्रेस को जगह पर रखती है। यह मानना मुश्किल है कि प्रकृति ने एक ऐसी मूर्ति कैसे बनाई होगी जो एक प्रसिद्ध पौराणिक जानवर से मिलती जुलती है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण संरचना है जो दूर से यह एक हिंदू मंदिर की तरह दिखता है, जिसमें मंडप और विमान मंदिर शिखर हैं। विमान का ऊपरी हिस्सा गायब प्रतीत होता है। स्फिंक्स मंदिर के सामने बैठा हुआ है, जो पवित्र स्थल के रक्षक के रूप में बैठा हुआ प्रतीत होता है। प्राचीन वास्तुकला में स्फिंक्स ने हमेशा एक सुरक्षात्मक कार्य किया और आमतौर पर मंदिरों और पवित्र स्मारकों के प्रवेश द्वार के दोनों ओर जोड़े में रखा गया। प्राचीन मिस्र में स्फिंक्स में एक शेर का शरीर था। इसे हमेशा मंदिरों या पवित्र स्थानों के संरक्षक के रूप में माना जाता था। जैसा कि हम देखते हैं, गीजा का महान स्फिंक्स पिरामिड परिसर के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। ग्रीस में पाए गए स्फिंक्स में एक महिला का सिर, एक ईगल के पंख, एक शेरनी का शरीर और कुछ के अनुसार एक सांप की पूंछ थी। नेक्सोस के स्फिंक्स की विशाल मूर्ति डेल्फी के पवित्र ऑरेकल में एक विशाल आयनिक स्तंभ पर खड़ी थी, जो साइट के रक्षक के रूप में कार्य कर रही थी। भारतीय कला और मूर्तिकला में स्फिंक्स को पुरुष मृगा या मानव पशु के नाम से जाना जाता है और इसकी प्राथमिक स्थिति मंदिर के प्रवेश द्वार के पास थी, जो पवित्र स्थान के संरक्षक के रूप में कार्य करती थी। हालांकि प्रवेश द्वार, गोपुरम, हॉल, मंडप, केंद्रीय मंदिर, गर्भगृह आदि के पास मंदिर परिसर में स्फिंक्स बनाए गए थे। राजा दीक्षितर ने भारतीय स्फिंक्स के त्रिमूल रूपों की पहचान की थी। पहला मानव चेहरे के साथ एक क्राउचिंग स्फिंक्स, दूसरा पूरी तरह से मानव चेहरे के साथ एक घुड़सवारी या कूदने वाला स्फिंक्स, तीसरा एक अर्ध सीधा या पूरी तरह से सीधा स्फिंक्स, कभी कभी मूंछों और लंबी दाढ़ी के साथ, अक्सर शिवलिंग की पूजा करने के कार्य में देखा जाता है। इसलिए प्राचीन दुनिया भर में स्फिंक्स ने पवित्र स्थानों के संरक्षक के रूप में काम किया। बलूचिस्तान का स्फिंक्स भी इसके पास मंदिर जैसी संरचना की रखवाली करता हुआ प्रतीत होता है। इससे पता चलता है कि साइट को पवित्र वास्तुकला के सिद्धांतों के अनुसार बनाया गया था। स्फिंक्स मंदिर को करीब से देखने पर चार दीवारी पर उकेरे गए स्तंभों के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार तलछट या दीमक के टीलों के एक बड़े ढेर के पीछे दिखाई देता है। नक्काशी भारी रूप से नष्ट हो गई है, जिससे उनकी पहचान मुश्किल हो जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि बाईं ओर की आकृति कार्तिकेय की हो सकती है, जो अपना भाला पकड़े हुए हैं, जबकि दाईं ओर की आकृति एक घुड़सवार गणेश हो सकती है। संयोग से कार्तिकेय और गणेश दोनों शिव के पुत्र हैं, जिसका अर्थ है कि मंदिर परिसर
शिव को समर्पित हो सकता है। हालांकि इस स्तर पर कोई भी पहचान काल्पनिक है, फिर भी मूर्तिकला आकृतियों की उपस्थिति इसे मानव निर्मित संरचना होने के लिए अधिक वजन देती है। स्फिंक्स मंदिर की संरचना से पता चलता है कि यह वास्तव में एक गोपुरम यानी एक मंदिर का प्रवेश द्वार हो सकता है। स्फिंक्स मंदिर की तरह गोपुरम आमतौर पर सपाट होते हैं। गोपुरम में सजावटी पत्थर या धातु के बर्तन की एक पंक्ति होती है जो शीर्ष पर व्यवस्थित होती है। यदि हम सपाट शीर्ष वाले स्फिंक्स मंदिर को ध्यान से देखते हैं तो हम शीर्ष पर कई स्पाइक्स देख सकते हैं, जो कलासम की एक पंक्ति हो सकती है जो तलछट या दीमक के टीले से ढकी हुई हो सकती है। गोपुरम एक मंदिर की चारदीवारी से जुड़े हुए हैं और स्फिंक्स मंदिर बाहरी सीमा के साथ सन्निहित प्रतीत होता है। गोपुरम में द्वारपालों की विशाल आकृतियां भी हैं, यानी उन पर संरक्षक गढ़े गए हैं, और जैसा कि हमने उल्लेख किया है, स्फिंक्स मंदिर में प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर दो विशाल आकृतियां उकेरी गई हैं, जो द्वारपाल के रूप में सेवा करती हुई प्रतीत होती हैं। स्फिंक्स मंदिर के बाईं ओर एक ऊंचा ढांचा एक और गोपुरम हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक केंद्रीय आंगन की ओर जाने वाली कार्डिनल दिशाओं में 4 गोपुरम हो सकते हैं, जहां मंदिर परिसर का मुख्य मंदिर बनाया गया था, जिसे तस्वीर में नहीं देखा जा सकता है। इस तरह की मंदिर वास्तुकला दक्षिण भारतीय मंदिरों में काफी आम है। स्फिंक्स मंदिर का ऊंचा मंच, जिस पर स्फिंक्स और मंदिर स्थित हैं, स्तंभों और एक सममित पैटर्न के साथ विस्तृत रूप से उकेरा गया प्रतीत होता है, जो मंच के पूरे ऊपरी हिस्से में फैला हुआ है। कुछ तो अच्छी तरह से दरवाजे हो सकते हैं जो स्फिंक्स मंदिर परिसर के नीचे कक्षों और हॉल की ओर जाते हैं। कई लोगों द्वारा यह माना जाता है कि गीजा पठार पर स्फिंक्स के नीचे कक्ष और मार्ग भी हो सकते हैं। यह भी ध्यान रखना दिलचस्प है कि बलूचिस्तान स्फिंक्स और मंदिर एक ऊंचे मंच पर स्थित हैं, जैसे मिस्र के स्फिंक्स और पिरामिड काहिरा शहर को देखने वाले गीजा पठार पर बनाए गए थे। इस साइट की एक और विशिष्ट विशेषता उन्नत मंच की ओर जाने वाले चरणों की एक श्रृंखला है। कदम समान रूप से स्थानबद्ध और समान ऊंचाई के प्रतीत होते हैं। पूरी साइट एक भव्य रॉक कट वास्तुशिल्प परिसर की छाप देती है, जिसे तत्वों द्वारा नष्ट कर दिया गया है और तलछट की परतों से ढका हुआ है, जो मूर्तियों के अधिक जटिल विवरणों को छिपाता है। तो क्या साइट पर इतना तलछट क्या जमा हो सकता था? चलिए देखते हैं। बलूचिस्तान का मकरान तट एक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है, जो अक्सर भारी सुनामी पैदा करता है, जो पूरे गांवों को नष्ट कर देता है। यह बताया गया है कि 28 नवंबर 1945 के भूकंप, जिसका केंद्र मकरान के तट से दूर था, ने कुछ स्थानों पर 13 मीटर तक ऊंची लहरों के साथ सुनामी का कारण बना। इसके अलावा मकरान तट रेखा के साथ कई मिट्टी के ज्वालामुखी बिखरे हुए हैं, जिनमें से एक गुच्छा हिंगोल नदी के डेल्टा के पास हिंगोल नेशनल पार्क के भीतर केंद्रित है। तीव्र भूकंप गतिविधि मिट्टी के ज्वालामुखियों को फटने के लिए प्रेरित करती है, जिससे भारी मात्रा में कीचड़ उगलता है, जिससे आसपास का परिदृश्य डूब जाता है। कभी कभी अरब सागर में मकरान के तट से मिट्टी के ज्वालामुखी द्वीप दिखाई देते हैं, जो 1 वर्ष के भीतर लहर कार्रवाई से विघटित हो जाते हैं। इसलिए दीमक के टीलों के साथ सुनामी और मिट्टी के ज्वालामुखियों की संयुक्त कार्रवाई साइट पर तलछट के निर्माण के लिए जिम्मेदार हो सकती है। जब चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में मकरान का दौरा किया, तो उन्होंने कहा कि मकरान में उपयोग की जाने वाली लिपि भारत के समान थी, लेकिन बोली जाने वाली भाषा भारत से थोड़ी अलग थी। इस प्रकार ह्वेनसांग के विवरणों के अनुसार 7वीं शताब्दी ईस्वी में भी मकरान तट सैकड़ों बौद्ध मठों और गुफाओं के साथ साथ कई 100 हिंदू मंदिरों से युक्त था, जिसमें भगवान शिव का एक समृद्ध मूर्तिकला मंदिर भी शामिल था। मकरान तट की इन गुफाओं, मंदिरों और मठों का क्या हुआ? उन्हें बहाल क्यों नहीं किया गया और जनता की नजरों में क्यों नहीं लाया गया? क्या वे स्फिंक्स मंदिर परिसर के समान बुरे भाग्य का सामना कर रहे हैं? शायद ऐसा है। तत्वों द्वारा नष्ट और तलछट से ढके हुए इन प्राचीन स्मारकों को या तो पूरी तरह से भुला दिया गया है या प्राकृतिक संरचनाओं के रूप में पारित किया जा रहा है।
सवाल यह है कि मकरान के ये मंदिर कितने पुराने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मकरान समुद्र तट के साथ फैली हुई है और इसके सबसे पश्चिमी पुरातात्विक स्थल को ईरानी सीमा के पास सुतका गेंडोर के रूप में जाना जाता है। स्फिंक्स मंदिर परिसर सहित इस क्षेत्र के कुछ मंदिर और चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियां हैं, इसलिए सिंधु काल 3000 ईसा पूर्व के दौरान या शायद उससे पहले बनाई जा सकती थीं। यह संभव है कि साइट को चरणों में बनाया गया था, जिसमें कुछ संरचनाएं बेहद पुरानी थीं और अन्य तुलनात्मक रूप से हाल ही में थीं। हालांकि शिलालेखों की अनुपस्थिति में रॉक कट स्मारकों की डेटिंग मुश्किल है। यदि साइट में पठनीय शिलालेख हैं और यदि उनकी व्याख्या की जा सकती है, एक और मुश्किल प्रस्ताव ये देखते हुए कि सिंधु लिपि को अभी तक समझा नहीं गया है, तो कुछ स्मारकों पर एक तारीख डालना संभव हो सकता है। शिलालेखों के अभाव में वैज्ञानिकों को कलाकृतियों, मानव अवशेषों, स्थापत्य शैलियों, भूवैज्ञानिक क्षरण पैटर्न और अन्य सुरागों पर भरोसा करना होगा। भारतीय सभ्यता के निरंतर रहस्यों में से एक उत्तम रॉक कट मंदिरों और स्मारकों का मिश्रण रहा है, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से बनाए गए हैं। विकास की इसी अवधि के बिना इन पवित्र पूजा स्थलों के निर्माण के कौशल और तकनीक कैसे दिखाई दिए। मकरान समुद्र तट के चट्टानों को काटकर बनाए गए स्मारक सिंधु काल और बाद की भारतीय सभ्यता के स्थापत्य रूपों और तकनीकों के बीच बहुत आवश्यक निरंतरता प्रदान कर सकते हैं। यह मकरान तट के पहाड़ों पर हो सकता है कि सिंधु कारीगरों ने अपने कौशल को निखारा और परिपूर्ण किया, जिसे बाद में भारतीय सभ्यता में ले जाया गया। निस्संदेह बलूचिस्तान के मकरान तट पर पुरातात्विक चमत्कारों का एक आभासी खजाना खोजा जा रहा है। दुर्भाग्य से ये शानदार स्मारक, जिनकी उत्पत्ति अज्ञात पुरातनता में वापस जाती है, उनके प्रति उदासीनता के भयावह स्तर के कारण अलग थलग पड़े हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें स्वीकार करने या बहाल करने के लिए बहुत कम प्रयास किए गए हैं और लोग नियमित रूप से उन्हें प्राकृतिक संरचनाओं के रूप में पारित करते हैं। स्थिति को केवल तभी बचाया जा सकता है जब इन संरचनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया जा सकता है और यदि दुनिया भर के पुरातत्वविदों की टीमें इन गूढ़ स्मारकों पर शोध, पुनर्स्थापना और प्रचार करने के लिए जाती हैं। मकरान तट के इन प्राचीन स्मारकों के महत्व को शायद ही अनदेखा किया जा सकता है। वे हजारों साल पुराने हो सकते हैं और हमें मानवता के रहस्यमय अतीत को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करते हैं। खैर, ये संरचनाएं प्राकृतिक है या फिर मानव निर्मित, इसका पता तो साइट के पुरातात्विक सर्वेक्षण के बाद ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।